हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैंने क्लास 10 में बनाए थे। उसी नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसे बता दिया करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसका प्रॉपर्टी एकदम भिन्न होता है, एकदम न्यू होता है। आगे क्या लिखा हुआ है हमारे नोट्स में? आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब कि जैसे पहले हैं उसे एकदम विपरीत रीअरेंज हो जाते हैं। और किनके बीच रीअरेंज होते हैं? रिएक्टिंग टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। रिएक्टिंग टू न्यू सब्सटेंस मतलब कि नया सब्सटेंस बनता है हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंस। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड में क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में जानते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और एक नया बॉन्ड बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो आगे देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे ही बोलते हैं रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देंगे, बाद में आप समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बाद में जो नया सब्सटेंस बनता है जिसके प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसे ही बोलते हैं प्रोडक्ट। अब कुछ नोट्स जान लेते हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में लिखा था। नोट है मैग्नीशियम इज सिल्वरी वाइट मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम इज सिल्वरी वाइट मेटल। फिर इसके बाद दूसरा नोट है इट इज अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी, ये हमारा सेकंड पेज है। इट इज अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर, ठीक है। और जब मैग्नीशियम का वो किस रूप में रहेगा? वो रहेगा रिबन के रूप में। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर होता है, इसे आपको याद कर लेना है, बहुत ही। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन के कुछ और। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म ए वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऊपर में रिएक्शन लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उसी को ये वर्ड फॉर्म में लिख दिया है। और ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस फ्लेम में जलता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम में जलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। एक और नोट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। बिफोर वी बर्न मैग्नीशियम रिबन वी नीड टू रब द सरफेस बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस which is formed by the slow action of moist air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper. मतलब कि ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। सैंड पेपर आपको समझ में क्या होता है? सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। और ये लेयर कैसे होता है? ये किस तरह लेयर बनता है? तो ये बनता है बाय द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट, मतलब कि जब मैग्नीशियम कुछ देर रख दिया जाता है तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और कुछ दिनों बाद ये हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू
In order to avoid or wash away the magnesium carbonate which is present on the surface of magnesium, we require to clean the magnesium ribbon before burning. ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। और हाँ, ये भी याद करना है कि जब हम मॉइस्ट एयर में रखेंगे तो एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो मैग्नीशियम सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला हो गया सॉरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध का खट्टा होना। व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब कि जब हम गर्मियों में छोड़ देते हैं ऐसे ही दूध को तो वो खट्टा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कुकिंग ऑफ फूड, जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, मतलब कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो डाइजेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है जो कि आपको आगे पढ़ना है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। अब आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि हम लोग कब पहचानेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन 5 ठो है। जब फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि जिस भी प्रोसेस में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रेसिपिटेट का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तीसरा हो गया चेंज इन कलर, चौथा हो गया चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। तो इन सब को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कुछ केमिकल ऐसे कुछ केमिकल जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि उसमें गैस प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट लेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैंने यहाँ पर नोट्स लिखा है, मैंने भी बुक से लिखा है, और जो मुझे लैंग्वेज अच्छा लगा है उसी मैंने चूज किया है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस शो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सेल्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ CO2, मतलब कि जब हम सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर CO2 निकलता है। ठीक है, तो एक प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि ये एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बाहर आ जाता है, नहीं घुलता है। ठीक है, तो वो मतलब कि जैसे था वैसे ही वो बाहर आ जाता है। तो इसे हम लोग शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन अकरिंग इन एक्वेयस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मोस्टली एक्वेयस सॉल्यूशन में ही होता है। एक्वेयस सॉल्यूशन क्या होता है, 2 आयोनिक बॉन्ड्स कंबाइंड फॉर्मिंग अप insoluble salt. The salt formed are precipitates and are the product of precipitation reaction. मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में 2 आयोनिक बॉन्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि आयोनिक बॉन्ड प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 आयोनिक बॉन्ड जब कंबाइन करते हैं तो एक इनसॉल्युबल साल्ट बनता है जो कि रिएक्शन के बाद में सेपरेट आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे
कुछ पॉइंट को देखते हैं। टू डिफरेंट soluble salt which are in aqueous solution combine to form products out of which one is called precipitate which is an insoluble salt। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि दो डिफरेंट soluble salt मतलब कि ऐसा साल्ट जो पानी में घुल जाते हैं जब जो कि aqueous स्टेट में, मतलब कि इन साल्ट को पानी में डाल दिया गया है। जब भी हम कोई भी साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो वो aqueous सॉल्यूशन के रूप में हो जाता है। कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट मतलब कि जब इनका रिएक्शन होगा, जब दो aqueous सॉल्यूशन ऑफ soluble साल्ट का रिएक्शन होगा तो एक इनसॉल्युबल साल्ट बन जाता है जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दूसरा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है। When potassium iodide is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। मतलब कि जब पोटासियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के aqueous सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो एक येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा और उस येलो प्रिसिपिटेट का नाम है लीड आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लीड आयोडाइड प्रिसिपिटेट है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल में। देखिए कंफ्यूजन होता है जब हम बेरियम क्लोराइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई भी प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, दोनों ही एक्वेस सॉल्यूशन में ही होता है। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। इसे आप परीक्षा में पूछ सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में और आपको टिक करने के लिए दे देगा कि कौन आंसर सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई भी प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, और जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक बेरियम सल्फेट नाम का प्रिसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाता है जिसका कलर वाइट होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाइट प्रिसिपिटेट। आपको यही याद रखना है। इसमें कह रहा है कि डज नॉट गिव प्रिसिपिटेट बट व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होगा, देन वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। जो मैंने अभी बताया वही इसमें लिखा हुआ है। अब चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉलिड सिल्वर क्लोराइड इज द प्रिसिपिटेट और इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। प्रिसिपिटेट इज वाइट इन कलर। मतलब कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वेस स्टेट में है और पोटासियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो एक सिल्वर क्लोराइड नाम का प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि वाइट कलर में होता है, और उसके साथ एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो कि जिसका नाम है पोटासियम नाइट्रेट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के लिए अधिकतम रिएक्शन में दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में मोस्टली रिएक्टेंट एक्वेस फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको ये पॉइंट याद करना है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयंस। मतलब कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हमें जो रिएक्टेंट में आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको डिटरमाइन करने में हमें हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर जो कि है चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। इसका एक फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, जब हम साइट्रिक एसिड को पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो पर्पल कलर से कलरलेस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि पोटाशियम परमैंगनेट का
पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, उसका कलर होगा पर्पल। और जैसे और रिएक्शन के बाद पर्पल से कलर हो जाएगा कलरलेस, है कि नहीं, यहाँ पर चेंज इन कलर हो रहा है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इसमें भी रिएक्शन से पहले जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी चेंज इन कलर हो रहा है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन का चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथा आइडेंटिफिकेशन है चेंज इन टेम्परेचर। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कभी बढ़ता होगा तो कभी घटता होगा। तो कब बढ़ता है और कब घटता है इसके बारे में जानते हैं। When a chemical reaction produces heat energy, then the temperature of reaction mixer rise in temperature and it becomes hot। मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, इसका यही मीनिंग हुआ। और केमिकल एनर्जी जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो हीट एनर्जी घट जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन होगा दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक। इवॉल्व्ड का मीनिंग होता है प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो उसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। अगला एग्जांपल है कि व्हेन मीथेन गैस इज बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O वेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। तो आपको कहना है कि मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। इसका इक्वेशन देखते हैं, CH4 + 2H2O इज इक्वल टू CO2 + 2H2O, ठीक है। जब भी मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको जानना चाहिए। ऑल कंबशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विथ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मतलब कि यहाँ पर कहा गया है कि रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। इसका इक्वेशन ये होगा, आपको याद कर लेना है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जब मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं या मैग्नीशियम वायर को जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड। जब भी हम वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, यदि हम उनको डिकम्पोज करते हैं तो उनमें भी हीट निकलता है। इसलिए इस तरह के रिएक्शन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं। छठा एग्जाम्पल होगा द कंबशन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तुरंत मैंने इसे बताया एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो चलते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 7। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर The chemical reaction between quick lime and water to form slanked lime is characterized by a change in temperature। जब भी हम चूना को
पानी में डालते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है अलॉन्ग विथ हिसिंग साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिसिंग साउंड, इसे आपको एग्जाम में लिखना होता है, हिसिंग साउंड। 8वां एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी टेम्परेचर इवॉल्व होता है। तो अब चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है इसके बारे में जानते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसका डिफिनेशन होगा दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस देन दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो वे कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इनपुट किया जा रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर जाता है। ये इसका इक्वेशन होगा, इसे भी आपको याद कर लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल नंबर 3 में चलते हैं, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। मतलब कि ग्रीन प्लांट के द्वारा सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, इसलिए ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। मतलब कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो ब्रोकन डाउन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि व्हेन पोटासियम क्लोरेट KClO3, पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला होगा KClO3, इसे आपको याद कर लेना है, इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है मैं भी तुरंत बताने वाला हूँ, तो आप धैर्य रखिए। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब कि जब भी हम पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं अलॉन्ग विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट होना चाहिए, तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। मतलब कि उस रिएक्शन में बिना यूज़ हुए वो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। यही कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, मतलब कि समझें कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब कि बिना उसमें यूज हुए। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड टू 300 atmosphere pressure and then passed over a catalyst consisting
of a mixture of zinc oxide and chromium oxide heated to temperature of 300 डिग्री सेल्सियस एंड वी गेट प्रोडक्ट एज मेथनॉल। मेथनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए अलॉन्ग विथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में होना चाहिए। तो इसमें इस तरह के एंडोथर्मिक रिएक्शन में मेथनॉल प्रोड्यूस होता है, वो भी लिक्विड स्टेट में। एग्जाम्पल नंबर 7 जानते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and the green pigment of leaves called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gas is given out. The condition for the reaction of photosynthesis to take place are the presence of sunlight and chlorophyll। मतलब कि कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है। ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि सनलाइट एनर्जी को प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और भोजन बनाता है। भोजन किसके रूप में बनाता है, भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है और इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड। अमोनिया एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज फॉल इन टेम्परेचर। हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो इसमें हीट इनपुट किया जाता है, ठीक है। तो जब हम इसमें हीट इनपुट करते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनिया और वाटर प्रोडक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन के 5th कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब कि कोई भी मैटर हो उसका एक स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो सम केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। द combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas because wax is a solid. Water formed by the combination of wax is a liquid at room temperature whereas CO2 produced by the combustion of wax is a gas। मतलब कि इसमें बताया गया है कि कैंडल वैक्स सॉलिड के रूप में होता है और जैसे ही हम इसे लाइट करते हैं तो वे सॉलिड के रूप में पहले है, तो हीट एनर्जी के कारण ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है और इसके साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस होता है, तो ये गैसियस स्टेट में भी आ जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन किस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चला, तो ये रिएक्शन चेंज इन स्टेट के माध्यम से पता चला कि इसमें एक रिएक्शन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, तब तक के लिए ओके बाय।